फाइनली जिनका भी हिस्ट्री का एग्जाम हो गया है, सारे बच्चे जल्दी से सारा आंसर मिला लीजिए। जिनका नहीं हुआ है वो एक एक करके सारा प्रश्न का आंसर दीजिए। 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन है, सभी प्रश्न का यहाँ पर आपको सॉल्यूशन देंगे, है ना। और आपको इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है। क्यों? क्योंकि इसी से आपको आइडिया मिलेगा कि आपके फाइनल एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, इसी से पता चलेगा। जिस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ आया है, समझो इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा आपके फाइनल एग्जाम में, तो एक अंदाजा भी हो जाएगा। दूसरा चीज, इस क्वेश्चन पेपर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो इसीलिए सारे बच्चे ध्यान से आपको वीडियो को देखना है, एक एक प्रश्न का ईमानदारी से आंसर देना है। हो सके तो एक पेज निकाल लीजिए और अपने से आंसर दीजिए, मिला लीजिए, हम बताएंगे लेकिन आप ईमानदारी से आंसर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। तो आपका ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, ध्यान से आप लोग देख लो। टोटल आपको दिया रहेगा 100 क्वेश्चन, 100 में से आपको बनाना 50 है ना, लेकिन यहाँ पर आपको 100 में से 100 बना के देंगे। चलिए फटाफट से सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा प्यारे बच्चों ईमानदारी से। पहला प्रश्न, किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता, उसी को हम लोग पहला डायरेक्टर जनरल भी कहते हैं, उसका नाम क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसी को ए कनिंघम कहते हैं, कभी कभी ए कनिंघम लिख देगा, अ कनिंघम, है ना। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसी को भारत का पहला डायरेक्टर जनरल भी कहा जाता है। राइट आंसर डी। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? तट का मतलब होता है किनारा। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? बिल्कुल हम जानते हैं, सिंधु नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 का। बहुत अच्छा, यहाँ पर 1 का डी, 2 का ए। अगला देखो, आर.एस. विष्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन कब हुआ था? धौलावीरा आपको पता है, धौलावीरा लोथल, ये दोनों कहां पर है? गुजरात में है। अगर पूछा जाए कि लोथल का उत्खनन कब हुआ, तो लोथल भी गुजरात में है, उसका उत्खनन हुआ था 1955 में। और धौलावीरा का उत्खनन कब हुआ? 1990 में, है ना। किसके द्वारा हुआ था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, आर.एस. विष्ट द्वारा। तो आर.एस. विष्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन कब हुआ? 1990 में। थर्ड का जो बच्चा डी दिए हैं एकदम सही है बाबू, बहुत अच्छा। अपने से ईमानदारी से पहले आंसर दे देना। चलो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो पुरातत्व सर्वेक्षण क्या होता है? यानी इतिहास का पता लगाने के लिए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता आज से 4500 साल पहले था, तो ये सभी सभ्यता का इतिहास का पता लगाने के लिए एक नया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बनाया था, ताकि पुरातत्व से जानकारी का पता चले, पुरानी चीज़ों से इतिहास का पता लगाने के लिए एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। तो पूछा गया इसकी स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल 1861 में। राइट आंसर बिल्कुल सी है, बच्चा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहां तक था? पूर्व में, यानी हड़प्पा सभ्यता आपको पता है ना, ये अपना प्यारा सा भारत है। तो हड़प्पा सभ्यता किस साइड में था? अगर आप ध्यान से अगर आपको अच्छे से पता होगा तो इस साइड में हड़प्पा सभ्यता था, पाकिस्तान में, इधर आपका राजस्थान में, है ना, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, इधर गुजरात तक फैला हुआ था। लेकिन अगर बात करें पूरब, क्योंकि ऊपर उत्तर है, इधर आपका पश्चिम है, इधर है पूरब, तो पूरब में कहां तक फैला था? उत्तर प्रदेश में एक शहर है आलमगीरपुर, वहां तक, यानी आलमगीरपुर, यहाँ राइट आंसर डी, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है ना। तो हड़प्पा सभ्यता का जो फैलाव है, जो विस्तार है, वो पूर्व तक उत्तर प्रदेश तक था। उत्तर प्रदेश में कहां तक? आलमगीरपुर तक। ऑप्शन डी 5 का सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्यारे बच्चों। अब देखो, महाजनपदों का उदय कब हुआ? महाजनपद, है ना, टोटल कितने महाजनपद थे? 16। 16 में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। अब बताइए, मगध महाजनपद कब आया? जब बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। बौद्ध धर्म की शुरुआत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, उसी समय जैन धर्म भी आया था, उसी समय मगध भी आया था। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तनशील काल कहा जाता है, बदलाव का काल, क्योंकि इस समय बहुत सारा चीज हुआ था। मगध साम्राज्य की स्थापना, जैन धर्म आना, बौद्ध धर्म आना, ईरान में जरथुस्त्र का आना, बहुत सारी चीजें हुई थी, इसलिए इसको परिवर्तनशील काल कहते हैं। तो 6 का राइट आंसर, जो भी बच्चे सी लगाए हैं एकदम सही है बाबू। अगला देखो कितना आसान क्वेश्चन है, गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में था? टोटल 16 महाजनपद था, कम से कम 4 या 5 महाजनपद का नाम याद रखना। जैसे एक मगध है, एक अंग है, एक काशी है, एक वज्जी है ना, इस तरह तोसाली है, याद रखना है आपको, गांधार है। अब यहां पर पूछा गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में था? वज्जी में था, बिल्कुल सही, 7 का। क्या बात है। अगला देखो, बिंबिसार, आपको पता है बिंबिसार कौन है? जिन्होंने मगध साम्राज्य की स्थापना किया। और बिंबिसार किस वंश से था? हर्यक वंश से था, मगध साम्राज्य का पहला शासक था। बिंबिसार के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 500 शादी किया है बाबू, है ना, याद रखिएगा। तो बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश से। अशोक का मौर्य वंश से, ये सब याद रखिएगा।
बाकी चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय क्या नाम है जिसको हम लोग वो कहते हैं नेपोलियन समुद्रगुप्त को, तो समुद्रगुप्त की गुप्त वंश से था। तो यहाँ बिंबिसार का पूछा, बिंबिसार हर्यक वंश से, ऑप्शन सी। अगला देखिए, इंडिका किसने लिखी? कितना आसान क्वेश्चन, इंडिका किसने लिखी ये क्वेश्चन पूछा है। तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो कि यूनान का रहने वाला था, है ना। मेगास्थनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसने भेजा था? यूनान का राजा सिल्यूकस ने मेगास्थनीज को भारत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इन्होंने ही इंडिका लिखा। तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। बहुत अच्छा। और कौटिल्य ने कौन सी किताब लिखी है? अर्थशास्त्र। अगला देखो, मौर्यकालीन गुहा अभिलेख कहाँ मिला है? तो ये गुहा अभिलेख, गुहा अभिलेख का मतलब होता है, गुहा मतलब गुफा, यानी वो अभिलेख जो गुफाओं में लिखा जाता था, है ना। तो आपको पता है पहले के जमाने में जो लोग हैं वो घर वर नहीं बनाते थे, वो क्या करते थे, पहाड़ों में जो गुफा बना रहता था ना, गुफा, उसी के अंदर में रहता था, जहां आज के दिन जानवर रहता है। तो गुफा में लोग लिखते थे, उसको कहते हैं गुहा लेख, गुफा में लिखना। तो ये ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में होता था। और पहाड़ कहाँ पर था अपना? जल्दी से बताओ। बिहार में था, मगध साम्राज्य में था, या मौर्य साम्राज्य में? मौर्य साम्राज्य पाटलिपुत्र में था, पाटलिपुत्र में ही पहाड़ था। तो मौर्यकालीन गुहा अभिलेख कहाँ मिला है? सी। 10 का राइट आंसर जो भी बच्चे सी लगाए हैं एकदम सही है, बहुत अच्छा। अगला देखिए, कलिंग युद्ध का भीषणता, बाप रे सब लोग 11 का जवाब दे रहे हो, क्या बात है। चलिए, कलिंग युद्ध का भीषणता का उल्लेख अशोक ने किस अभिलेख में किया? अब कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। आपको पता ही है कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें लाखों लोगों की जान गई थी। अशोक इस युद्ध में जीत गए थे। तो कलिंग युद्ध की चर्चा कौन से अभिलेख में है? 13वां शिलालेख में है। x बराबर 10 होता है, 1 2 3 मतलब 13, x बराबर 10, 1 2 3 बराबर 13, तो 13वां अभिलेख हो जाएगा सी। देखते हो, थोड़ा घुमाने के लिए पूछ सकता है। चलो, अशोक का राज अभिषेक कहाँ हुआ? अशोक राजा कहाँ बना था? अशोक जब राजा बना, राजधानी कहाँ, किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या था? पाटलिपुत्र। तो अशोक का राज अभिषेक भी कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। नीतीश कुमार जी आज मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो कहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे? शपथ कहाँ लेंगे वो? जल्दी से बताओ। पटना में लेंगे ना। तो जो राजधानी होता है वही वहीं पे अक्सर शपथ लिया जाता है। तो उसी तरह अशोक जो है राजा था मौर्य साम्राज्य का, और मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो उसने पाटलिपुत्र में शपथ लिया, राज अभिषेक हुआ। उनका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, अपने खुद के खर्चे से, स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो अपने खुद के खर्चे से जो सुदर्शन झील है उसको ठीक किया था रुद्रदामन ने, ठीक है। और फिर दोबारा से उसको ठीक कौन किया था? स्कंदगुप्त ने। तो खुद के खर्चे से कौन ठीक किया था, मरम्मत करवाया था सुदर्शन झील का? तो रुद्रदामन, ऑप्शन बी रुद्रदामन। कहीं पे रुद्रभद्र लिखा रहता, रुद्रभद्र, दोनों वही है, याद रखना एकदम अच्छे से। देखो अगला देखिए, अष्टध्यायी किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अष्टध्यायी, है ना। ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं बाबू, चैप्टर नंबर 2 में। अष्टध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि, बताए थे अष्टध्यायी, है ना। कौटिल्य ने लिखा था प्यारे बच्चों आपका, क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र, ठीक है। चलिए, अभिज्ञान संकुलम के लेखक है कालिदास, ये सब बताए थे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। अगला देखो, दक्कन में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर किसका उदय हुआ? यानी दक्कन में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर, दक्कन वाला एरिया कहां पर था? अगर आप देखोगे तो इधर प्यारे बच्चों आपका भारत है, इस जगह के एरिया को दक्कन कहते हैं। तो पूछा गया मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर, जब मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया उसके बाद कौन सा साम्राज्य आया दक्कन में? तो सातवाहन वंश आया था। सातवाहन वंश में माताओं को बहुत ज्यादा सम्मान मिलता था, है ना। और लोग माता का नाम पहले लगाते थे अपने नाम के पहले। कौन सा वंश था वो? सातवाहन वंश था, जहां पर अपने नाम के पहले माता का नाम लगाते थे। 15 का बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई थी? संगम साहित्य की रचना प्यारे बच्चों आपका तमिल भाषा में हुआ था। 16 का बिल्कुल सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव नामक नाटक की रचना किसने की थी प्यारे बच्चों, बताइए। तो बिल्कुल विज्जिका, है ना, विज्जका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 17 नंबर का जो भी सी लगाए हैं एकदम सही है। किस शासक का काल गुप्त काल का चरमोत्कर्ष पर था? यानी गुप्त काल का चरमोत्कर्ष पर था। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा, आपको पता ही है, भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त साम्राज्य को, है ना। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्ण युग। इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पर गुप्त साम्राज्य था, जब यहाँ पर गुप्त काल था, उस वक्त में भारत बहुत तरक्की में था। स्वर्ण युग कहा जाता था, सोना वाला युग। तो कौन सा शासक के समय ये गुप्त स्वर्ण युग था, बताइए कौन सा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जब राजा था गुप्त काल का, उस समय जो है ना गुप्त काल को
स्वर्ण युग कहा जाता था, यानी सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष पर था, सबसे ज्यादा तरक्की में था उस समय। तो किस शासक का काल गुप्त काल का चरमोत्कर्ष था? याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय जब शासन में थे, जब चंद्रगुप्त द्वितीय राजा था, उस वक्त में जो गुप्त काल है वो चरमोत्कर्ष पर था, सबसे ऊंचाई पर था। राइट आंसर बी। और सबसे महान राजा भी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता है। महरौली का लौह स्तंभ किस काल का है ना, पूछा गया। महरौली का जो ये लौह स्तंभ है ये किस काल का है? ये गुप्त काल का है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको जैसे पता ही है थोड़ा सा बाहर से भी आता है, इसलिए डरना नहीं है, पहले 100 क्वेश्चन को बनाना है। शुरुआत वाला क्वेश्चन देखिए, डरना मत। देखो, अग्रहार अनुदान किसे दिया जाता था? तो अग्रहार अनुदान एक तरह का अनुदान होता था जिसको अग्रहार अनुदान कहते हैं, और यह अनुदान दिया जाता था ब्राह्मण को। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सी सही होगा, डी मत लगा देना, सी। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर, ऋग्वेद का रचना काल कब है? तो ऋग्वेद को कब से कब तक लिखा गया है? तो ये तो आपको कई बार बताए हैं कि ऋग्वेद जो कि सबसे पुरानी वेद है, जिसको 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया है, और 1000 से 600 के बीच बाकी का वेद लिखा गया है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, टोटल 4 वेद है। तो ऋग्वेद को 1500 से 1000 के बीच और 1000 से 600 के बीच अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 3 वेद को लिखा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यहां पर पूछा कि आजीवक संप्रदाय की शुरुआत किसने किया था? प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपका हो जाएगा मक्खली गोसाल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट है, 2 क्वेश्चन आउट हो गया। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? देखो, महावीर पूछा है, महावीर, ध्यान से देखो, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। यहाँ गौतम बुद्ध नहीं पूछा, यहाँ महावीर पूछा, बस बच्चा लगा दिया ए। यही सब तो ध्यान देना होता है। तो महावीर ने पहला उपदेश राजगृह में दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, राजगृह में। और क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। ये दोनों में अंतर समझ में आया? 23 का डी हो जाएगा। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है ना? बौद्ध संघ आपको पता त्रिपिटक है, त्रिपिटक में सारा नियम, मतलब त्रिपिटक मतलब 3 टोकरी, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इन तीनों पिटक को मिला के हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। तो जो विनय पिटक है प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? बौद्ध संघ के नियमों को पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखना, बौद्ध संघ के नियमों को हम लोग पढ़ते हैं त्रिपिटक में। पूछा बौद्ध संघ के नियमों को किस ग्रंथ में पढ़ते हैं? तो बौद्ध संघ का जो भी नियम है वो सब विनय पिटक में लिखा है। और सुत्त पिटक में क्या पढ़ते हैं? सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के आचरण के बारे में, उनके सिद्धांत जो भी दिया है वो सब सुत्त पिटक में पढ़ते हैं। और अभिधम्म पिटक में क्या है? उनके सिद्धांतों का व्याख्या किया गया है। तो यहाँ पर आपको पूछा कि भाई उसके नियम को किस में पढ़ते हैं? बौद्ध संघ का जो भी नियम पढ़ना तो वो विनय पिटक में पढ़ेंगे। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इन तीनों को मिलाकर के हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा 24 का। मंदिर निर्माण उत्तर भारतीय शैली कौन थी? आपको बताना है कि उत्तर भारत में जो मंदिर बनाया जाता है वो किस शैली से, किस स्टाइल से? बिल्कुल नागर शैली से, है ना, नागर शैली से। और अगर बात करेंगे दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत के जो मंदिर को बनाया जाता है वो द्रविड़ शैली से। और उत्तर भारत में जो मंदिर बनाया जाता है वो नागर शैली से। और मध्य भारत में जो मंदिर बनाया जाता है वो बैसर शैली से। यहाँ पूछा उत्तर भारत में जो मंदिर बनाया जाता है वो किस स्टाइल से? तो नागर शैली, ऑप्शन बी। अल बिरूनी भारत कब आया था? तो अल बिरूनी 11वीं शताब्दी को आया था, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी को, फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी को। सर तबीयत तो हमारे ठीक है, आवाज थोड़ी सी हमारी बैठी हुई है, पता नहीं कब ठीक होगा। अल बिरूनी भारत कब आया था? 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, है ना। अच्छे से याद रखिएगा। इब्न बतूता, अल बिरूनी, आपको पता उन्होंने कौन सी किताब लिखा? किताबुल हिंद, जिसको तहकीक हिंद कहते हैं, जो कि अरबी भाषा में लिखा है। और वो ख्वारिज़म उज्बेकिस्तान में उनका जन्म हुआ था। चलो, इब्न बतूता का संबंध कहाँ से है? तो इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, तो इब्न बतूता का संबंध मोरक्को से है। इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखा? रिहिला। रिहिला कौन सी भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में। इब्न बतूता जब भारत आया था, किसके शासनकाल में भारत आया था? यहाँ पर उस वक्त में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। इब्न बतूता को काजी बनाया था, राजदूत था, राजदूत भी बनाया था। कौन ऐसा है जिनको राजदूत और काजी बनाया? वो है इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का रहने वाला था। नारियल तथा पान पत्ता का वर्णन किस यात्री ने किया है? तो आपको पता है ना, जब वो होता था, क्या बोलते हैं उसको, सती पड़ता होता था तो नारियल, पान पत्ता, ये सब चीज चढ़ाया जाता था, है ना। तो नारियल तथा पान पत्ता का वर्णन इब्न बतूता ने ही किया है। 28 का जो बच्चा लगाए हैं बी एकदम सही है बाबू। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, है ना, तो अल बिरूनी ने किताबुल हिंद लिखा, जिसको तहकीक हिंद कहते हैं। फ्रांसवा, उसके बाद था अल बिरूनी के बाद इब्न बतूता, उन्होंने रिहिला लिखा। फिर आया फ्रांसवा बर्नियर, जिन्होंने कौन सी किताब लिखा? फ्रांसवा बर्नियर ने प्यारे बच्चों जो किताब लिखा था उसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन है? फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर भारत में कितने साल रहा? तो फ्रांसवा बर्नियर 12 साल रहा था। इब्न बतूता कितने साल रहा? 14 साल। याद रखिएगा, इब्न बतूता 14 साल रहा,
फ्रांसवा बर्नियर 12 साल रहा और अल्बिरूनी 6 साल रहा। ठीक है, तो यहां पर पूछा फ्रांसवा बर्नियर कितने साल रहा, 12 साल। 30 का राइट आंसर, जो भी बच्चे डी लगाए हैं एकदम सही है। अगला देखो, अलवार और नयनार संतों का संबंध किस क्षेत्र से था, तो अलवार और नयनार है ना, अलवार किसको कहा गया, जो शिव भगवान के भक्त है अलवार संत, जो सॉरी जो शिव भगवान के भक्त है उसको नयनार संत, और जो विष्णु भगवान के भक्त है उनके अलवार संत। ये दोनों का संबंध दक्षिण भारत से है, ऑप्शन डी। चलो अगला देखो बाबू। हाँ देखिए, अब तो 30 क्वेश्चन करा दिए प्यारे बच्चों, आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपकी कैसी तैयारी है। लास्ट तक 100 क्वेश्चन को देखना, और जिनको लगेगा ना कि बहुत अच्छी तैयारी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं है तो यकीन मानिए, वादा है प्यारे बच्चों, आप अभी भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं ना तो मैं आपको 400 नंबर दिला सकता हूँ। जी हाँ, ये हमारा वादा है, पूरे तनु क्लासेस की टीम की वादा है। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, टोटल 9 टीचर पढ़ाते हैं, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पर हर एक शिक्षक सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक है ना। साइंस में होता है बायोलॉजी के लिए अलग, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, उसी तरह हमने आर्ट्स में कर दिया है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब के लिए अलग अलग शिक्षक है। तो आप अगर नहीं तैयारी किए हैं तो आपके पास एक आखिरी उम्मीद, आखिरी मौका है, क्रैश कोर्स इसको ज्वाइन करिए। वादा है ज्वाइन करने के बाद आप चाहे जैसी भी तैयारी की है, थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं, इसको ज्वाइन करने के बाद आप 400 प्लस अभी भी ला सकते हैं। और अगर बहुत अच्छी तैयारी है तो टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्रैश कोर्स में ये सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, ये सब चीज़ होती है। इसमें आपको गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, मॉडल पेपर का सोल्यूशन भी होगा। जिस तरह से भी आपकी तैयारी बेहतरीन हो, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि हम लोग पूरा सिलेबस को पढ़ पाए, अभी वही पढ़ना पड़ेगा जो एग्जाम में आता है, वही हम लोग पढ़ाएंगे, आपको बस पढ़ना है। और फीस भी बहुत मिनिमम है, सारा चीज़ पूरे एग्जाम तक का फीस मात्र 499 अभी है ना। आप ये नंबर को सेव कर लीजिए, तनु क्लासेस नाम से या मेरे नाम से, अमन सर के नाम से। अगर मान लो पूछ लेना, ऑफर वगैरह भी कभी कभी आता है तो कॉल करके पूछ लेना, कोई ऑफर है तो डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं है तो आप ज्वाइन ज़रूर कर लेना। वादा है आपकी तैयारी लाजवाब हो जाएगी। ज्वाइन करने के लिए क्या करोगे, तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। ठीक है, प्ले स्टोर से आप लोग क्या करना, तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से ज्वाइन हो जाना। चलो हम लास्ट में आपको बता देंगे। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। हाँ, भक्ति की निर्गुण परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में किसने किया था, निर्गुण परंपरा का आरंभ किसने किया था बताइए। तो निर्गुण परंपरा क्या होता है, जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, है ना। सगुण परंपरा जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो कहते हैं कि ईश्वर का आकार होता है, और जो लोग कहते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होता है, तो उसको निर्गुण परंपरा। जैसे कबीर वो निर्गुण थे, है ना, गुरु नानक ये भी निर्गुण थे, मतलब ये भी मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ना ही ये ईश्वर को निराकार कहते थे। तो निर्गुण परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में किसने किया, कबीर ने भी किया, गुरु नानक ने भी किया, ए भी दोनों हो जाएगा, राइट आंसर डी, है ना। कश्फ उल महजूब ग्रंथ के लेखक कौन है ना, कश्फ उल महजूब इस ग्रंथ के लेखक कौन है प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा, बिल्कुल अबुल हसन अल हजविरी। ये क्वेश्चन हम नहीं करवाए हैं, ठीक है, बाकी एक 3 क्वेश्चन आपका आउट पूछा है, आगे देखते हैं। चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया था, तो चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में, बाबा फरीद तो उत्तर भारत में किया था, शेख है ना बुरहानुद्दीन और गेसुर दराज ये दोनों किया था। ठीक है, उत्तर भारत में, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 34 का जो बच्चे डी लगाए हैं सही है। अगला देखो, विट्ठल मंदिर कहाँ है, तो विट्ठल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर ये सभी हम्पी में है। हम्पी, हम्पी क्या है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1336 में हरिहर तथा बुक्का ने मिलकर के दोनों भाई ने किया था, जो कि संगम मौसे से था। तो विट्ठल मंदिर कहाँ पर है, हम्पी में है। अमरनायक है ना, अमरनायक क्या था प्यारे बच्चों, आपको पता है ना, अमरनायक किसको कहा जाता है, अमरनायक, अमरनायक प्रणाली याद है, यानी सेना जो अच्छा काम करता था उसको जमीन दिया जाता था, उस जमीन को अमरम कहा गया। और मान लो आप सेना है, आपको जमीन दिए, हम राजा हैं आप सेना है, आपको हमने जमीन दिया क्योंकि अच्छा काम किया, तो उस जमीन को अमरम, और क्योंकि आपने जमीन को लिया तो आप हो गए अमरनायक। और ये अमरनायक प्रणाली किसको, अमरनायक किसको कहा जाता, सैनिक कमांडर को, जो मैन होता था ना। ऑप्शन ए बाबू बिल्कुल सही, सैनिक कमांडर सही हो जाएगा, कभी थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे बन जाएगा। कौन महिला संत अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी, तो विष्णु की पत्नी कहती थी अपने आप को अंडाल, अंडाल विष्णु भक्त थी, मीराबाई कृष्ण भक्त थी, और एक थी कराइकल अम्मारियार, तो कराइकल अम्मारियार शिव भक्त थी, अंडाल विष्णु भक्त थी, मीराबाई कृष्ण भक्त थी। यहाँ पूछा कौन अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी, तो अंडाल अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी, मीराबाई कृष्ण की पत्नी मानती थी अपने आप को। ठीक है, अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम क्या था, तो अलवार संतों के जो भी कविता के संकलन है, जो भी एक ग्रंथ था उसका नाम था नल ईरा
नलयीरा दिव्य प्रबंधम, ऑप्शन सी। ठीक है, 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बहुत अच्छा। सम्राट कृष्णदेवराय द्वारा बनवाए गए जलाशय का आंखों देखा वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया, है ना। सम्राट कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय जो कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। याद रखिएगा, कृष्णदेवराय कौन था, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। इन्होंने क्या बनाया, जलाशय बनाया। जलाशय क्या होता है, पानी को जमा रखने के लिए बनाया इन्होंने, कृष्णदेवराय ने वहां पानी को जमा रखने के लिए जलाशय बनाया। तो ये जलाशय किसने देखा था अपनी आंखों से, प्यारे बच्चों याद रखिएगा, उस विदेशी यात्री का नाम था डोमिंगो पेइस। और ये जो डोमिंगो पेइस है, ये यही था जिन्होंने महानवमी डिब्बा को विजय का भवन कहा। तो इन्होंने ही अपने आंखों से देखा था, कृष्णदेवराय ने जो जलाशय बनाया था। ऑप्शन डी से हो जाएगा। विजयनगर की खोज और इसकी पहचान हम्पी के साथ करने का श्रेय किसे जाता है, तो विजयनगर साम्राज्य की खोज किसने किया था, कॉलिन मैकेंजी ने 1800 में किया था। 1800 याद रखना, 1815 नहीं, 1800। कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर की खोज किया और उसका पहचान किया। तो राइट आंसर उसी को सराया जाएगा ना, खोज और पहचान करने का, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, शेख अहमद सर हिंदी द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह कौन है। अरे यार सही से रहो, पहले बड़ा छोटा होता है। देखो, शेख अहमद सर हिंदी द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह कौन है। आपको बताना है कि शेख अहमद सर हिंदी द्वारा लिखे गए पत्र क्या है। ये भी थोड़ा नया क्वेश्चन है, ठीक है। तो मकतूबात ए इमाम रब्बानी इसका सही आंसर होगा। बाकी ये भी हम नहीं पढ़ाए हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। मतलब कम से कम 10-12 क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस पूछता है इतिहास में, याद रखना। कितनों पढ़ लेते हैं, मतलब पढ़ा देंगे, फिर भी बाहर पूछ लेता है। नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे, तो नक्शबंदी सिलसिला की शुरुआत किसने किया था। बिल्कुल बाबू, झूठ बोल के क्या फायदा, जब नहीं है तो नहीं है। चलो 42 का जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छा, ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्ला, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे, ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्ला, ऑप्शन बी। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 में, बहुत आसान है। अलवार साहित्य रचना किस भाषा में हुई, तो अलवार जो किताब थे, अलवार और नयनार दक्षिण भारत में था। दक्षिण भारत में तमिल भाषा ज्यादा चलता है, तो अलवार साहित्य की जो भी अलवार साहित्य लिखा गया है वो तमिल भाषा में। 44 का बी। अगला क्वेश्चन, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे, जो चिश्ती सिलसिला की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आईनी अकबरी की रचना किस भाषा में हुई, तो आईनी अकबरी के लेखक अबुल फजल, और आईनी अकबरी को फारसी भाषा में लिखा। ये सब आसान है। मुगल काल में किस विदेशी यात्री ने भ्रमण किया था, तो मुगल काल में कौन आया था, विलियम हॉकिंस तो आया ही था जहांगीर के शासनकाल में। राल्फ फिच, पीटर मुंडी, ये सभी आया था। इनमें से सभी मुगल काल में ये सभी यात्री आए थे। विदेशी यात्री मतलब विदेश का रहने वाला, ये सभी लोग आए थे। अब देखो, किस मुगल शासक ने रेहट की बनावट और इसकी सिंचाई का वर्णन किया। रेहट क्या होता पता है ना, जब यहाँ पर मुगल साम्राज्य था तो कुएं से पानी निकालने के लिए एक यंत्र बनाता था। कुएं से पानी निकालने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाता था, जानवर घूमता था, यानी कोई गाय या बैल घूमता था और कुएं से पानी निकल जाता था। तो इसी को रेहट कहते हैं, रेहट। रेहट से कुएं से पानी निकाला जाता था। ठीक है, हमने वीडियो भी दिखाया था जब आपको हम चैप्टर पढ़ाए थे रेहट, है ना, याद है कि नहीं। तो रेहट का रचना किसने किया था प्यारे बच्चों, मुगल शासक ने रेहट की बनावट और इससे सिंचाई का वर्णन किया, बाबर। बाबर ने रेहट की बनावट और उनके सिंचाई का वर्णन किया है। 48 का ए बिल्कुल। मुगल प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधान कौन था, तो मुगल प्रशासन में राजस्व विभाग का मतलब होता है टैक्स वगैरह जो लेता था, जो भी टैक्स वगैरह लेता था, जमीन का टैक्स वगैरह, कर वगैरह, तो उसका विभाग का प्रधान कौन था मुगल साम्राज्य में, उस विभाग का प्रधान कौन था, दीवान कहा जाता था उसी को। ठीक है, मुगल प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधान दीवान था। विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को दिया जाने वाला दान कहलाता है, तो विद्वान को और धार्मिक व्यक्ति, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति कौन, जैसे पंडित हो गया, मौलवी मौलाना हो गया, ये सभी धार्मिक व्यक्ति हुए। तो इन लोगों को दान दिया जाता था, उस दान को कहा जाता है मदद ए मास। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था। एक तरफ बाबर था, दूसरी तरफ राणा सांगा। तो बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में क्या हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। 1528 में चंदेरी, 1529 में घाघरा का युद्ध। तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। हुमायूं नामा के लेखक कौन है, गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई के द्वारा भारत में किसके शासन की शुरुआत हुई, तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई, इस लड़ाई के बाद भारत में किसकी शुरुआत हुई, मुगल की। 1540 में कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो 1540 में कन्नौज की लड़ाई हुई थी। 1539 में चौसा की लड़ाई। तो ये जो 1540 में कन्नौज का लड़ाई हुआ था, ये किसके बीच, तो एक तरफ हुमायूं था, एक तरफ शेरशाह सूरी था। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच कन्नौज की लड़ाई हुई थी 1540 में। 54 का बी है नहीं, आसान, बहुत आसान है बाबू। अगला देखो, है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, एक बहुत बड़ा रोड था ग्रैंड ट्रंक रोड, इसको किसने बनाया था, शेरशाह सूरी, है ना,
बहुत जबरदस्त इंसान थे। रुपया की शुरुआत किसने किया है? रुपया, शेरशाह सूरी। भूमि सुधार व्यवस्था ये किसने शुरू किया? शेरशाह। आज जो रुपया इस्तेमाल करते इसी ने शुरू किया है। बिहार से था, सासाराम से। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी इसी ने करवाया है। बाबा फरीद शायद इनका नाम था। शेरशाह सूरी नाम से फेमस है क्योंकि उन्होंने शेर को मारा था, बचाया था किसी को शेर से। 55 का राइट आंसर डी हो जाएगा। हम लोग तो शेर को देख के कहाँ भागेंगे पता ही नहीं चलेगा। 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक कौन था? तो 1556 में 14 साल की उम्र में अकबर राजा बना। उस वक्त में अकबर का संरक्षक बैरम खां था और 1556 से 1560 तक बैरम खां ही उनका संरक्षक था। फिर 1562 में बैरम खां की हत्या हो गई। तो ये संरक्षक कौन था? बैरम खां, डी। जिन मनसबदारों को नगद भुगतान किया जाता था उन्हें कहा जाता था। तो देखिए, जिन मनसबदार किसे कहा जाता है? सैनिकों का एक मालिक होता था। जैसे मान लो 1000 सेना है, उस 1000 सेना का जो अध्यक्ष है उसको मनसबदार कहा गया। तो मनसबदार को जो भुगतान दिया जाता था उस भुगतान को हम लोग नकदी कहा जाता था, नकदी। ठीक है, सी। जागीरदार नहीं होगा यहाँ पर, राइट आंसर सी होगा, नकदी। ठीक है, 57 का सी। बहुत अच्छा। अकबर ने दहसाला प्रणाली किसकी सहायता से शुरू किया था? दहसाला प्रणाली में मदद इसको टोडरमल ने किया था ना, इसी की सहायता से। तो 58 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। निम्नलिखित राजकुमारों में से कौन कला का महान संरक्षक था? है ना, आपको बताना है कि यहाँ पर 4 राजकुमार है, दारा सिको, दानियाल, मुराद, खुसरो। ये सभी राजकुमार है, यानी मुगल साम्राज्य के जो राजा है उनका बेटा है। तो पूछा कौन सा राजा है जो कि कला का महान संरक्षक था, कला को बचाने वाला? वो दारा सिको हो जाएगा। 89 का राइट आंसर, सॉरी 59 का राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन व्यापारी सबसे पहले मुगल काल में भारत आया था? ठीक है, सबसे पहले आया था? तो पुर्तगाली आया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा मुगल काल में। तो मुगल काल में सबसे पहले डच ही आया था। ठीक है, डच के बाद आया था फ्रांसीसी, फिर आया था ब्रिटिश, नहीं ब्रिटिश फिर फ्रांसीसी। तो यहाँ पर राइट आंसर बी होगा। यहाँ बी इसलिए लगा ना क्योंकि मुगल काल में पूछ दिया ना। फिर भी अगर तुम डाउट हो तो इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे जवाब दे दो। चलो, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 को। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को। ठीक है, 1857 की क्रांति हुआ। फिर किस प्रदेश में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई थी? तो औपनिवेशिक शासन सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना शासन कहाँ शुरू किया? इसी को औपनिवेशिक शासन कहते हैं, अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया शासन, औपनिवेशिक शासन। तो सबसे पहले कहाँ पर हुआ था औपनिवेशिक शासन की शुरुआत? बंगाल में। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है प्यारे बच्चों आपका 1784 में पारित हुआ था, है ना। वो जो रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था 1773 में, उसी में कुछ सुधार के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ था 1784 में। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? तो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार, यूपी, है ना, उड़ीसा। तो यहाँ पर बंगाल ऑप्शन में है तो बंगाल लगा देंगे। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब रखी गई थी? तो दक्कन दंगा आयोग हुआ था 1875 में। उसका रिपोर्ट 1877 में बना, रिपोर्ट चेक वगैरह हुआ और 1878 में ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। तो दक्कन दंगा आयोग की जो रिपोर्ट है वो 1878 में पेश किया गया, ऑप्शन सी। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला संगठित और व्यापक विद्रोह कब हुआ था? तो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो 1857 में हुआ था। 1857 की क्रांति को ही पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। किस भारतीय राज्य ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया? यहाँ पर पूछना है कि कौन सा भारत का राज्य है, क्योंकि आपको पता है एक संधि लेके आया था जिसका नाम है सहायक संधि। सहायक संधि कौन लाया था? अंग्रेज। इस सहायक संधि में क्या नियम था कि जो भी राजा है उसको अंग्रेजों का सेना रखना ही पड़ेगा, नियम है। अंग्रेजा, आप मान लो राजा हो, हम अंग्रेज हैं, तो आपको मेरा सेना रखना पड़ेगा, लो। और उस सेना का सैलरी हम नहीं देंगे, आप ही को देना पड़ेगा। और आप कहीं पे युद्ध करने जाओगे हमसे पूछ के जाओगे, किसी के साथ बात करोगे राजा के साथ हमसे पूछ के बात करोगे। तो ये सहायक संधि अंग्रेज लाया था जो कि जबरदस्ती भारत के राजाओं पर अत्याचार करने के लिए करता था। ठीक है, तो किस भारतीय राज्य ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया? हैदराबाद, अवध, मैसूर, इनमें से सभी ने। ठीक है, ऑप्शन डी ये सारे लोगों ने। अगला देखिए, गोद निषेध नीति की शुरुआत किसने की? तो गोद निषेध नीति की शुरुआत किसने किया था प्यारे बच्चों? बिल्कुल ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। वहाबी आंदोलन, अच्छा एक चीज यहां देख लो, गोद निषेध नीति क्या है पता है? इसी को हड़प नीति कहते हैं, है ना, इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये याद रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो हड़प नीति को ही गोद निषेध नीति कहते हैं, इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, ये याद रखना। हड़प नीति क्या था? तो हड़प नीति जो कि डलहौजी ने लागू किया था। हड़प नीति में क्या लिखा हुआ था कि कोई भी राजा का अगर सगा बेटा नहीं है, अपनी औलाद नहीं है, तो वो राजा का पूरा साम्राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा, अंग्रेज उसको हड़प लेगा। तो ये था हड़प नीति, है ना, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था।
अगला देखिए, वहाबी आंदोलन की शुरुआत किसने किया? सर सैयद अहमद खां कहाँ है? ऑप्शन ए, इसी ने वहाबी आंदोलन शुरू किया था। 29 मार्च 1857 को किस सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ था? तो 29 मार्च 1857 को जो है ना बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ था। 70 का राइट आंसर सी। अगला देखिए, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1857 की क्रांति जो हुआ था, तो किसने विद्रोह को संभाला? वीर कुंवर सिंह ने। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कब समाप्त हुआ? आपको पता है, जब 1857 की क्रांति हुआ था। इस क्रांति के बाद भारत में मुगल साम्राज्य भी खत्म हो गया, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी भी खत्म हो गया। तो कब हुआ था? 1858 में। 1857 की क्रांति हुआ, पूरे साल क्रांति हुआ। उस क्रांति के खत्म होने के बाद 1858 में जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह सब समाप्त हो गया, मुगल साम्राज्य सब खत्म हो गया। तो राइट आंसर बी होगा 72 का। ठीक है, बिल्कुल। देखो, इस तरह से हम लोग गलती करते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1778 में। 73 का राइट आंसर जो भी बच्चे सी लगाए हैं एकदम सही है। फोर्ट विलियम किस नगर में बनाया गया है? कलकत्ता में। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। 1869 को 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में, पेशे से वकील थे। और रॉलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जो कि 1919 में अंग्रेजों ने लागू किया था। इस कानून के खिलाफ सबसे बड़ा क्रांति शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने, है ना। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1909 को, है ना। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1909 को। खेरा सत्याग्रह गांधी जी ने किसके समर्थन में शुरू किया था? तो खेरा सत्याग्रह, एक था चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ, 1918 में खेरा सत्याग्रह हुआ। ये भी किसानों के समर्थन में ही था। चंपारण सत्याग्रह भी किसानों के समर्थन में था। तो खेरा सत्याग्रह गांधी जी ने किसके समर्थन में शुरू किया? किसान। और एक था मील मजदूर आंदोलन जो कि मील मजदूरों के समर्थन में था। यहाँ पर ए हो जाएगा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो मैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये आत्मकथा है गांधी जी की। तो इस किताब को किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। निम्न में से चरमपंथी नेता कौन थे? चरमपंथी नेता, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर। तो लाल बाल पाल, याद रखिएगा, लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र पाल, और बाल से बाल गंगाधर तिलक। इनमें से सभी, ये सभी क्या थे? चरमपंथी नेता थे। ऑप्शन डी। 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन यानी पहली बार बैठक वगैरह कहाँ हुआ कांग्रेस पार्टी का, है ना? 1916 की बात है, तो वो लखनऊ में हुआ था। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, है ना। मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच में हुआ था 1916 में, लखनऊ में। अगला देखिए, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। और 1920 में चौरी चौरा का संबंध किस राज्य से है? तो चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था, है ना? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। साइमन आयोग भारत में कब आया? साइमन आयोग या साइमन कमीशन, ये भारत में आया था 1928 में। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन यानी कांग्रेस की बैठक फिर से कहाँ बुलाई गई? 1929 में बंबई में बुलाई गई थी। 1929 में कांग्रेस की बैठक बंबई में बुलाई गई थी। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, लाहौर होगा, सॉरी फॉर डेट, लाहौर होगा यहाँ पर बाबू, है ना। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन, अधिवेशन का मतलब होता बैठक, यानी 1929 में फिर से बैठक हुआ कहाँ पर? लाहौर में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 86 का। ठीक है, चलिए, दांडी यात्रा शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था, है ना? जब दांडी यात्रा शुरू हो रहा था उस वक्त में भारत का वायसराय कब था? तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी और इरविन की भी समझौता हुआ था, इरविन ही था वायसराय, लॉर्ड इरविन, है ना। ये दांडी यात्रा के बाद ही गांधी जी और इरविन की भी समझौता हुआ था ना। तो जब दांडी यात्रा शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। प्यारे बच्चों, 87 का जो भी बच्चे बी लगाए हैं एकदम सही है। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो रहा था, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हो रहा था? 1942 में। तो उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। आजाद दस्ता का गठन किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का गठन किया। 89 का आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था, या पहला जन आंदोलन पूछा है तो महात्मा गांधी ने पहला जन आंदोलन, जन आंदोलन मतलब लोग आंदोलन, यानी जहां पर सारे लोग हैं, सिर्फ किसान नहीं। तो असहयोग आंदोलन जो है ये पहला जन आंदोलन था, 1920 में शुरू हुआ था। यहाँ पर वकील, किसान, बच्चे, बूढ़े सब आए थे। लेकिन पहला किसान आंदोलन वो चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि वो सिर्फ किसानों के लिए था। तो जन आंदोलन पूछे तो वो जहां पर सब लोग आए तो सब लोग असहयोग में आए थे। चंपारण में सिर्फ किसान था, इसलिए वो किसान आंदोलन होगा, जन आंदोलन नहीं। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। ऑप्शन सी। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने किया? रैम से मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, 92 का राइट आंसर हो जाएगा डी, रैम से मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया। बंगाल की विभाजन की घोषणा दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया क्या? बंगाल की विभाजन की घोषणा 1905 में हुई। मुंडा विद्रोह के नेता कौन था? बिरसा
मुंडा। ऑप्शन ए हो जाएगा सिद्धू कान्हू संताल विद्रोह के नेता थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी किसने प्रदान की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, इसको बंगाल का टैक्स वगैरह किसने दिया, एक तरह से समझो तो वो है शाह आलम द्वितीय। अगला देखिए, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 1923 को हुआ था। स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था, लेकिन स्वराज दल के पहला अध्यक्ष चित्तरंजन दास ही बने थे। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? सुभाष चंद्र बोस को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में 389 सदस्य थे, है ना, 389, ऑप्शन डी। इस प्रकार से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन किया। अब अगले वीडियो में इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें सब्जेक्टिव कर लेंगे। बाकी हमने जैसे कहा कि जिनकी अभी तक, अब तो सारा क्वेश्चन आपने बना लिया, आपको अंदाज़ा भी हो गया कि आपकी तैयारी कैसी है ना। अगर अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, आप रिविज़न करिए, मेहनत करिए। और अगर अच्छी नहीं है तो मेरा यकीन करिए, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं पिछले 5 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं और आर्ट्स का आज के दिन सबसे बड़ा चैनल है और हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, 9 टीचर हम लोग रखे हुए हैं, है ना। जिस तरह से साइंस में होता है वैसे हमने आर्ट्स में रखा है। तो आप सभी लोग यहाँ से, जो बच्चे पढ़ते होंगे पता होगा, जो नहीं पढ़े हैं या पहली बार आप अगर देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों, आप और भी कुछ वीडियो को देख लीजिए, पहले आप समझ लीजिए, फिर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए। यकीन मानिए इसका फ़ीस बहुत कम हम लोग रखे हैं, है ना, जिस प्रकार का क्वालिटी आपको देते हैं और इस तरह का क्वालिटी क्रैश कोर्स में आपको कोई नहीं देगा, है ना। तो क्रैश कोर्स में पूरे सिलेबस को एग्जाम की दृष्टि से पढ़ाया जाता है। जिस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन है वही चीज़, पूरा नहीं, क्योंकि इतने कम टाइम में पूरा सिलेबस पढ़ ही नहीं पाओगे। तो क्रैश कोर्स को आप ज़रूर ज्वाइन करिए। क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्ले स्टोर से तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप प्ले स्टोर से तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। या फिर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो ये नंबर है 620141 70 762। खुद गूगल पे, फ़ोन पे नहीं चलाते हैं, पेटीएम वगैरह नहीं चलाते हैं, दूसरे से पेमेंट करवा सकते हैं। तो क्रैश कोर्स में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, शुरू से आखिर तक बढ़िया से आप तैयारी कर लोगे। यहाँ पर गेस क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पर पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, मॉडल पेपर का सोल्यूशन कराया जाएगा, टेस्ट होगी, लाइव क्लास होती है, लाइव मैनेजर पर रिकॉर्ड क्लास कर सकते हैं, डाउट क्लास होती है। ये सब कुछ प्यारे बच्चों आपको क्रैश कोर्स में मिलेगा। फीस अभी मात्र इसका 499 रुपये है सारे सब्जेक्ट का, और ये एक ही बार आपको पेमेंट करना है, एग्जाम तक आपको दोबारा फीस नहीं लगेगा। कभी कभी ऑफर भी हम लोग देते हैं, तो 620141 70 762 इस नंबर में कॉल करके पूछ लीजिएगा कि कोई ऑफर है या नहीं, ठीक है। और इस नंबर को तनु क्लासेस नाम से, अमन सर मेरे नाम से सेव कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना हो इस नंबर पर मैसेज करिएगा, या इस वीडियो के नीचे कमेंट में ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी है, बहुत सारा चीज़ें